कुछ भी हो जाइए, क्या आप गजेंद्र जाटव से गजेंद्र शर्मा बनेंगे? सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक पिछड़ापन अभी भी बरकरार है। आर्थिक आधार पे दिया ही नहीं गया। ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम थोड़ी है, मनरेगा थोड़ी है। तो आप कहना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं है सीजीआई साहब को? बिल्कुल समझ नहीं है, खास करके इस इश्यूज को लेकर। अभी क्या बहन मायावती मिश्रा बन चुकी है कि शर्मा बन चुके, शुक्ला बन चुकी है? आपका सामाजिक पहचान क्या है? आज के डेट में बहन जी को गंदी गंदी गाली देते हैं लोग। किस आधार पे देते हैं गाली? बहन जी को किस आधार पे लोग गाली देते हैं? उनकी जाति के आधार? बस रास्ता जाति पिछड़ापन है। आपके तमाम मंदिर है, मंदिर में देखिए रिजर्वेशन है कि नहीं है हजारों साल हर जगह पे रिजर्वेशन है। तब उस रिजर्वेशन को विरोध नहीं करते तो इनके रिजर्वेशन को लोग विरोध करते हैं। अरे कितने चीफ जस्टिस हैं, कितने चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, कितने आईएएस ऑफिसर हैं। इसी के तहत अभी बात हो रहा था माननीय केजी बालकृष्ण साहब से, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। जिसके पास दांत होगा चना नहीं होगा, और जिसके पास चने होगा दांत नहीं होगा। तो एक रिजर्वेशन पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वही लोग हायर एजुकेशन ले पाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, जिनके बाप के पास पैसा होता है, तब जाकर वो हायर एजुकेशन करता है। आज के डेट में जेएनयू में एडमिशन का क्या खर्चा है, डीयू में एडमिशन का क्या खर्चा है, आईटी करने का, बीटेक करने का क्या खर्चा है। तो इससे क्या होगा, क्रिमिनल लगते ही जो आईएएस ऑफिसर, जो पढ़ा लिखा लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, एलिजिबल बना सकते थे, उनको आप खत्म कर दोगे। खत्म करने के बाद क्या हो जाएगा, बैकलॉग वैकेंसी भर जाएगा, देश में रिजर्वेशन लागू ही नहीं होगा। तो ये गलत मांग है उनकी? बिल्कुल गलत, असमझ। मतलब सीजीआई की ये समझ है उन्होंने जो? बिल्कुल असमझ कह रहा हूं मैं भी प्रैक्टिस करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो कह रहे हैं मेरे बेटा सक्षम है, उसे आरक्षण। अरे कितने गबे जिस पे जस्टिस बने हैं, तुम्हारा बेटा बेटा, बाकी लोगों का एलिजिबिलिटी कहाँ है? आप 16.5% रिजर्वेशन, 8.5% शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का कितने लोग हैं? अभी भी बैकलॉग वैकेंसी है। पर जो सक्षम है, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, उनको तो छोड़ देना चाहिए ना। देखिए, अरे छोड़ना छड़ा अलग बात है। पहले भारत का 1950 से लेकर जब से संविधान लागू हुआ आज तक रिजर्वेशन लागू है? हर कोटा भरा हुआ है? नहीं। 15.5% भरा हुआ है? नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी तक भर गया? पहले रिजर्वेशन को तो लागू करो भाई, तब अवेलेबल हो जाएगा, वहां से छांट लेना। तो आप कहना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं है सीजीआई साहब को? बिल्कुल समझ नहीं है, खास करके इस इश्यूज को लेकर। हो सकता है वो किसी से प्रेरित होंगे और दिए होंगे। पर जाति के आधार पे तो विरोध हो रहा ना आरक्षण का, कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आर्थिक आधार क्यों होना चाहिए? अभी मैं आपको 1 करोड़ रुपया आपके पॉकेट में डाल दिया, तो मतलब क्या है, आप करोड़पति बन गए। ये भिखारी भीख मांग रहा है, उसके पॉकेट में मैंने लॉटरी निकल गई, तो क्या हुआ, वो करोड़पति बन गया। आर्थिक आधार को बदला जा सकता है। अभी क्या, अभी 1000 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, आपका आर्थिक स्तर बढ़ गया। मगर आप कुछ भी हो जाइए, क्या आप गजेंद्र जाटव से गजेंद्र शर्मा बनेंगे? सामाजिक पिछड़ापन, धार्मिक पिछड़ापन अभी भी बरकरार है। मेन कारण ये है, जिस आधार पर आरक्षण दी गई उसका आधार पर शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है। संविधान में कोई प्रावधान है क्या? है आर्टिकल 16 यही तो कहता है। क्या कहता है? वही तो कहता है। बैकवर्डनेस का मतलब क्या है? आर्थिक बैकवर्डनेस को अप्रिशिएट नहीं करता है। आर्थिक आधार का कोई मतलब? आर्थिक आधार पे दिया ही नहीं गया। ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम थोड़ी है, मनरेगा थोड़ी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना थोड़ी है ये। चिराग पासवान को क्या जरूरत है आरक्षण की, बताइए? मायावती को क्या जरूरत है आरक्षण? आप बात नहीं समझे। उसका आधा नहीं राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, कि सब वर्ग के लोग जाके वहां रिप्रेजेंट करेंगे। मैं क्या कहा आपको, अभी क्या बहन मायावती मिश्रा बन चुकी है कि शर्मा बन चुके, शुक्ला बन चुकी है? आपका सामाजिक पहचान क्या है? आज के डेट में बहन जी को गंदी गंदी गाली देते हैं लोग। किस आधार पे देते हैं गाली? बहन जी को किस आधार पे लोग गाली देते हैं? उनकी जाति के आधार? बस रास्ता जाति पिछड़ापन है। ये नई बहस क्यों शुरू कर दी सीजीआई साहब ने? वो तो खुद अम्बेडकरवादी है, नहीं, खुद दलित कम्युनिटी। देखो ये अलग बात है, लेकिन जहां तक उनका क्रिमिनल को कंसेप्ट को लेकर समझ है, वो ना समझ है। उन्होंने तो जजमेंट भी दे दिया था, दे दिए, लेकिन मैं बाध्य नहीं उसको ये करने के लिए। वो तो लागू हो गया, लेकिन मेरा जो राइट टू से है, राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं कहूंगा। पर लोग कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया ना देश से। देखिए कहाँ हुआ? अब सब एक साथ मिलजुल के खा रहे हैं, हाँ। आपके मंच पर कास्ट इज ए नोशन, कास्ट ये धारणा है, वो कभी खत्म हो जाती है, कभी ये देखे, अरे गजेंद्र तुम्हारे साथ बैठ के हम खाना नहीं खाते, क्या एहसास दिला रहा है? मतलब कुत्ते के साथ खा लिया, जानवर के साथ खा लिया, करा रहे हैं खाना खाने। इनडायरेक्टली यही है, इनडायरेक्टली यही है।
अब बताओ, आपके तमाम मंदिर है, मंदिर में देखिए रिजर्वेशन है कि नहीं है हजारों साल हर जगह पे रिजर्वेशन है। तब उस रिजर्वेशन को विरोध नहीं करते तो इनके रिजर्वेशन को लोग विरोध करते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ये नालायक लोग जो हैं SC ST OBC के, उनको पहले लायक बनाया जाए, उनको समझाया जाए कि तुम्हारा अधिकार खा कौन रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो सब बातें चल रही हैं आरक्षण को लेकर, संविधान को बदलने को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, सब बेतर्क हैं। बिल्कुल बेतरक है। संविधान को कुछ नहीं कर सकते ये लोग। संविधान को मानने वाले का तादाद बढ़ रहा है। उनको खतरा दिव्य कीर्ति से है कि दिव्य कीर्ति ब्राह्मण होते हुए क्यों संविधान के फेवर में बोल रहा है। आम्बेडकर बारे में क्यों कह रहा है कि भारत का हर लड़की सुबह उठते ही बाबा साहब आम्बेडकर का मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करके उनको नमन करना चाहिए। ओझा क्यों कह रहा है, खानसार क्यों कह रहा है, तकलीफ उनको उस बात का है कि बाबा साहब का स्तर बढ़ रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सत्य को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य के किरण को कोई रोक नहीं सकता, दिन को कोई छुपा नहीं सकता, छुपा ही नहीं सकता। संविधान की बड़ी चर्चाएं हैं देश में आजकल, तमाम प्रोग्राम भी हो रहे हैं। हाँ। संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए सब में, हाँ। बंधुता होनी चाहिए। तो क्या भारत में समानता है या अभी भी ऊंच नीच छुआछूत बरकरार है? बरकरार तब तक रहेगा जब तक ये लोग मुंह नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये लोग सह रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा जुर्म है, तो मैं कहूँगा यही सबसे ज़्यादा जुर्म है जो अन्याय सह रहे हैं। हाँ, यस, अन्याय जो सह रहे हैं। ये SIR पहली बात तो ये फ्रॉड है देश के साथ। इसमें कोई विदेशी नागरिक हमने तो मिला नहीं। तुम इतने दिन से तुम्हारा 10-12 साल जिम्मेदारी है तुम्हारे पास इस देश की व्यवस्था संभालने के लिए। कितने लोग पकड़े हैं भाई? एक लड़की को बाहर भेज दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि उसको वापस बुलाओ। किसी का बाप यहाँ पर आए, किसी के फादर, उन्होंने कहा मेरी बेटी को वहाँ 40-50 किलोमीटर दूर कैद है बांग्लादेश की जेल में, और वो ऐसे गलत कर दिया, ज़बरदस्ती भेज दी, कागज़ दिखाओ, नहीं तो तुम बांग्लादेशी हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस लड़की को बुलाओ यहाँ पर, बाद में बात करेंगे। तो सरकार को कहा कि भाई उसको बुलाओ, गलत तरीके से तुमने भेज दिया। ये कुछ नहीं, ड्रामेबाज हैं खुद। ड्रामेबाज को ड्रामा नज़र आता है। खुद जो ड्रामेबाज होता है उसको हमेशा शब्द वही याद आएंगे जो अपने जीवन शैली में, आचरण में जिस तरह का आचरण है वो शब्द वो बोलता है। तो इसीलिए ड्रामा तो पार्लियामेंट में करवाता है। पार्लियामेंट में बैठता नहीं प्राइम मिनिस्टर, लंबे समय तक फेस नहीं करता, लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। और उसकी बीजेपी की पार्टी के तो लोग प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलत और बेवकूफ़ी भरी बात करे तब भी तालियां पीटते हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ लेता है। अगर कैमरे में आप तालियां पीटते हुए नज़र नहीं आओगे तो आपका टिकट कट जाएगा। तो इस तरह के लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग जिन पे केस हैं पेंडिंग, वो बीजेपी में हैं, वो MP बना दिए। अरे इसका मतलब बिना केस वाले आपको लोग ही नहीं मिल रहे कैंडिडेट। बताते हो आप सबसे बड़ी पार्टी हैं। लानत है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि क्रिमिनल हिस्ट्री के लोगों को आप टिकट देते हैं, पैसे और ठग लोगों को, जो रेत की खान, पहाड़ की खान के ठेकेदार हैं, जिन्होंने काला पैसा कमाया हुआ है, या वो अफसर जो घटिया रहे हैं आचरण में, जिन्होंने पैसा कमाया, सारे इस तरह के लोगों को बिठा के फिर उनसे चोरी चकारी करवाते हैं कि वो बोल नहीं पाता ना। इसीलिए बार बार हमारे कई वकील भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के भी डॉकेट, उनके डॉक्यूमेंट रखते हैं, उनके नहीं तो उनके रिश्तेदारों के। एक जो कर्नाटका से हमारे चीफ जस्टिस आते थे, पिछले रिटायर हो गए वो, उन्होंने कहा जब मैं चीफ जस्टिस बना मेरे परिवार के ऊपर केस बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला सही ना कर सके या सरकार के पक्ष में कर दे। ये सिचुएशन है। देश का हर नौजवान जिसकी वोट है, हर नागरिक, वो सारे के सारे असली पार्लियामेंटेरियन हैं। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन पर निगाह रखो, ये क्या बदमाशी कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े अनडेमोक्रेटिक राजशाही वाले मकानों में रह के ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। ये आपकी बात उठाते हैं कि नहीं उठाते। अगर वो पार्टी लाइन में चलते हैं अननेसेसरीली आँख मीच के, तो उनका घेराव करना चाहिए लोगों को, कि ताकि देश के मुद्दे उठ सकें। कितने लोग देश का मुद्दा उठा पाते हैं आप सब को पता है। और वकील साहब, कई बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि देश में जो वैज्ञानिक सोच है वो खत्म होती जा रही है और पाखंडवाद की लिप्त में देश आ रहा है। यस, पाखंडवाद का तो सबसे बड़ा स्रोत हाउस है वर्णवाद। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाखंडी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है जो वर्णवाद के पैरोकार हैं। वर्णवाद मानवता की दुश्मन है। वर्णवाद सबसे बड़ा कैंसर है पूरी धरती पे और वो इंडिया में। जब से वर्णवाद इस देश में अगर किसी का शासन है तो आज तक वो वर्णवाद का है, बशर्ते बेशक यहाँ डेमोक्रेसी है। आज तो डेमोक्रेसी में जो पार्टी व्यवस्था की संभालने के लिए जिम्मेदारी है वो वर्णवाद की पैदाइश है। इसलिए सबसे ज़्यादा इस देश को जितना जल्दी समझेगा कि वर्णवाद को हमने खात्मा करना है और वर्णवाद की सोच के लोग
जो आस्था के केंद्र बनाने में लिप्त है, चाहे वो और ढोंग करने में है,